हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी बच्चों में एलर्जीज़ रहती हैं तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं और क्या क्या मिथ्स चल रहे हैं जो सोसाइटी में प्रेवलेंट रहते हैं इन्हेलर्स या नेबुलाइजर्स को यूज़ करने के अगेंस्ट। देखिए, अगर हमारा बच्चा डायग्नोज हो चुका है कि उसको कुछ एलर्जिक राइनाइटिस है या एस्थमा है, कहने का मतलब है उसको रेगुलर ज़ुकाम रहता है, छींकें आती हैं, या रेगुलरली 3-4 साल हो चुके हैं और कफ़ रेगुलरली रह रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहती है, बार बार बच्चे को मेडिसिन देनी पड़ रही हैं, स्कूल से छुट्टी करवानी पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि बच्चे को प्रॉपर ट्रीटमेंट इस एलर्जी का देना बहुत ज़रूरी है। अब ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ बहुत फॉर्म में आती है। अब जब वो डिपेंड करती है कि बच्चे की एज क्या है, बच्चे की कंप्लाइंस कितनी है, बच्चा क्या क्या मेडिसिन ले सकता है और किस फॉर्म में ले सकता है, और बच्चे को कितनी हेल्प की ज़रूरत है अपने पेरेंट्स की इन मेडिसिन को लेने में। अब सिरप्स भी आते हैं, इन्हेलर्स, नेबुलाइजर्स, ये सब आते हैं और आपके डॉक्टर आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये रेकमेंड करते हैं। बट फिर भी कुछ मिथ्स रहती हैं पेरेंट्स में, सोसाइटी में, कि अगर बच्चों को में इन्हेलर्स दे रहे हैं या नेबुलाइज़र दे रहे हैं तो इनका लाइफ लॉन्ग ये बच्चे इस पे को एडिक्टेड हो जाएंगे या ये छूट नहीं सकते। तो ये डिस्कशन मैं जस्ट इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हम कर रहे हैं। देखिए, जब अगर कोई भी हम मेडिसिन लेते हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, उस हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर रहता है। तभी बच्चों में तो खास करके देखा गया है, हम एक स्पेसिफिक डोज ही बच्चों को रेकमेंड करते हैं। अगर हम एक दवाई एक ओरल फॉर्म में लें, मतलब मुंह के थ्रू ले रहे हैं, चाहे वो टैबलेट की फॉर्म में हो, चाहे वो सिरप की फॉर्म में हो, तो होता क्या है, हमारे पेट में वो मेडिसिन जाती है और हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होती है। सपोज़ हमने वो दवाई हमारे लंग्स के लिए ली है या हमारे ज़ुकाम खांसी के लिए ली है, तो बेसिकली पहले बॉडी में जाएगी, ब्लड में एब्जॉर्ब होगी, उसके बाद जाकर वो मेडिसिन हमारे लंग्स तक या हमारे स्पेसिफिक ऑर्गन तक पहुंचेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने सपोज़ 100% मेडिसिन ली है और और अगर उसको लंग्स तक पहुंचना है, तो अगर वो 30-40% मेडिसिन लंग्स तक पहुंच रही है, तो बाकी जो 60% है वो सारी की सारी बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को जा रही है और हो सकता है उनकी वजह से कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट कॉज हो। सेकंड चीज़ क्या होती है कि अगर हम उसको मुँह राही दे रहे हैं, जैसे हमने बताया कि पहले ब्लड से एब्जॉर्ब होके वो बाकी सारे ऑर्गन्स में जाएगी, इसका मतलब उसकी डोज बहुत हाई देनी पड़ती है। तो इस वजह से भी बहुत साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं, जो कि चाहे जल्दी ना देखे जाए बट लॉन्ग टर्म में देखे जाते हैं। सेकेंड मोडालिटीज़ होती हैं, आजकल कुछ स्प्रेज आते हैं, नेबुलाइजर्स आते हैं या इन्हेलर्स आते हैं। तो इसका क्या रोल है? एक हम कहते हैं नेबुलाइजर्स, जैसे मोस्टली अगर जैसे बच्चों को आपको कफ कॉन्टीन्यूसली रह रही है, कई बार आपको डॉक्टर कहते हैं कि आप बच्चे को 2 या 3 दिनों के लिए नेबुलाइज कीजिए। नेबुलाइज़र का मतलब है कि एक मास्क आता है जो हम नोज़ पे लगाते हैं और उसको हम एक ट्यूब के थ्रू एक मशीन से कनेक्ट करते हैं। मशीन को जब हम अपने पावर प्लग से लगाकर ऑन करेंगे, तो जो लिक्विड फॉर्म में हमारी मेडिसिन है, उस मशीन के क्रिस्टल्स के थ्रू वो एरोसोल फॉर्म में, मतलब कि गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और डायरेक्टली नोज़ के थ्रू हमारे जो नाक में या हमारे जो एयरवेज के थ्रू लंग्स तक चली जाती है। तो इसका पहला फ़ायदा तो ये है कि हमें इतनी ज़्यादा डोज नहीं देनी पड़ रही बच्चे को, जितनी हमें जो ओरल फॉर्म में या सिरप फॉर्म में देनी पड़ रही थी। सेकेंडली, जितना हमारी बॉडी में या हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होकर कि वो दूसरे सिस्टम में, दूसरे ऑर्गन्स में दवाई जा रही थी, वो बहुत कम हो गया है। जहाँ पे हम कहते हैं हमारी डोज मिलीग्राम्स में जाती थी, जब हम सिरप के फॉर्म में लेते हैं वो कुछ माइक्रोग्राम के फॉर्म में ही आ जाती है जब हम उसको किसी नेबुलाइज़र या इन्हेलेशनल डायरेक्ट फॉर्म में लेते हैं। और जो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट से बचा जा सकता है, जैसे कि हम एक सिंपल सा, हमारे पास जिन लोगों ने यूज़ किया होगा उनको पता है, एक लिवोलिन नाम का हम रेस्प्यूल यूज़ करते हैं। तो अगर हम उसका रेगुलर सिरप भी लेंगे तो उसका क्या नुकसान होता है कि बच्चे का हार्ट रेट बढ़ सकता है, एरिथमियाज़ हो सकते हैं, बच्चे को घबराहट हो सकती है। रादर उसको अगर हम थोड़ा सा नेबुलाइज या इन्हेलेशनल फॉर्म में या डायरेक्ट नोज़ के थ्रू देने की कोशिश करेंगे तो इन साइड इफ़ेक्ट्स से हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं।
अब नेबुलाइज़र से भी ज़्यादा एडवांस्ड फॉर्म में आ जाते हैं हमारे इन्हेलर्स। जैसे कि हमने देखा गया है जो इन्हेलर्स जो हम मुंह के थ्रू बच्चों को पंप करके देते हैं, और इसका ट्रीटमेंट हम मिनिमम 3 to 6 मंथ्स के लिए रेकमेंड करते हैं। तो इनका क्या फ़ायदा होता है, इनकी डोज जो हमारे जो नेबुलाइजर्स हैं इससे भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ब्लड में एब्जॉर्प्शन नहीं होती, ठीक है। और जितनी डोज का बहुत 1/3 1/10 फॉर्म हम कह सकते हैं कि रह जाता है जो कि हम बच्चे को देते हैं, और हम उसको थोड़ी थोड़ी डोज अगर हम 2 या 3 महीने तक देते हैं तो एक बच्चे का जो सिम्टम्स पहले बहुत वर्स हो रहे थे वो कंट्रोल रहते हैं। होता क्या है कि कई बार हमारे साथ क्या होता है कि बच्चा बहुत बीमार हो जाता है, बहुत एक्यूट सिम्टम्स है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तब ऑब्वियसली उसको थोड़ी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दे के नेबुलाइज़र दे के कंट्रोल कर सकते हैं। बट जिन बच्चों में इन्हेलर्स डॉक्टर रेकमेंड करते हैं उसका मतलब या उसका फ़ायदा यही रहता है कि बच्चा एक लॉन्गर टाइम के लिए उन सिम्टम्स से बचा रह सकता है। जो बच्चा स्कूल से उनको छुट्टी लेनी पड़ती है वो कम हो सकती है, और एक मेंटेनेंस कंट्रोल लेवल आ जाता है। तो जब हमें डॉक्टर को लगता है कि 2 या 3 महीने बाद वो कंट्रोल हो गया है, तब डॉक्टर हौली हौली उसकी जो डोज है कम करनी शुरू कर देते हैं, और कई बार हो सकता है कि 6 महीने या 1 साल बाद वो बंद भी हो जाए। मोस्टली देखा गया है कि अगर 6 साल से छोटे बच्चों में एलर्जी टाइम पे कंट्रोल हो जाए तो ये जो नेबुलाइजर्स या इन्हेलर्स बंद हो सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में हो सकता है कि ये लाइफ लॉन्ग चले। बट आपकी डोज़ कई बार कम की जा सकती है या रेगुलेट की जा सकती है, और हो सकता है जब बच्चा एक एडोलेसेंट स्टेज में पहुँचे, बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी बिल्ड हो, तो इस ऐसे डिजीज़ का रेकरेंस ना हो और ये सब दवाइयाँ हम बंद भी कर सकें। तो विदाउट सम मिथ्स हमें ज़रूरी है कि हम इन जो भी मेडिसिन्स की इम्पोर्टेंस को समझें, और अगर बच्चों में ज़रूरत है तो इसको हम ज़रूर दें। थैंक यू।